कानपुर आईजी ने विकास दुबे पर 50,000 का इनाम घोषित किया है। कानपुर आईजी रेंज मोहित अग्रवाल ने कुख्यात बदमाश विकास दुबे पर 50,000 का इनाम रखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिवार वालों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। कानपुर में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। साथ ही सभी के परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी और असाधारण पेंशन दी जाएगी। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने यह भी कहा कि जो शहीद हुए हैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कानपुर में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर अपराधियों के हमले में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों से मुख्यमंत्री योगी ने मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी है। वो कानपुर के पुलिस लाइन पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की उन्होंने और मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री योगी कानपुर में हुई मुठभेड़ में घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात करने पहुंचे। कानपुर के रीजेंसी हॉस्पिटल में घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की और घायल पुलिसकर्मियों से उनका हालचाल जाना। दरअसल कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, वहीं 7 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पुलिस टीम हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई थी, तभी पुलिस टीम पर बदमाशों ने छत से AK-47 से हमला किया। कानपुर की घटना पर राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों को सांत्वना दी है और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कानपुर में बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में मथुरा के लाल जितेंद्र पाल भी शहीद हो गए। जितेंद्र पाल के परिवार को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, उनके परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जितेंद्र 5 दिन पहले ड्यूटी पर लौटे थे। कानपुर मुठभेड़ में झांसी के मौरानी के रहने वाले सिपाही सुल्तान सिंह वर्मा भी शहीद हुए हैं। देर रात मिली सूचना के बाद पत्नी सहित परिजन कानपुर पहुंचे। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी CDS जनरल बिपिन रावत के साथ वो लेह पहुंचे हैं। पीएम मोदी सुबह करीब 9:30 बजे लेह पहुंचे। प्रधानमंत्री नीबू गए। यहां उन्होंने थल सेना, वायुसेना और ITBP के कर्मियों से बात की। मोदी ने इस दौरान बिपिन रावत से लद्दाख का पूरा नक्शा भी समझा है। पीएम मोदी के आने से जवानों में जोश दिखाई दिया। पीएम मोदी ने चीन पर जमकर निशाना साधा। लद्दाख से मोदी ने कहा कि भारतीय जवानों ने दुनिया को अपनी बहादुरी का नमूना दिखा दिया है। लद्दाख में चीनी हरकतों पर तंज कसते हुए मोदी ने कहा कि जब विस्तारवाद का जमाना अब चला गया है, विकासवाद का वक्त है। मोदी ने चीन को चेताते हुए कहा कि सावधान रहें। पीएम ने कहा कि जब राष्ट्र रक्षा से जुड़े फैसले के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले 2 माताओं को याद करते हैं। पहली हमारी भारत माता और दूसरी वे वीर माताएं हैं जिन्होंने सैनिकों को जन्म दिया है। इसके बाद पीएम ने कहा कि जवानों की सुरक्षा और उनके उपकरणों के साथ ही हथियार की हर संभव मदद की कोशिश सरकार कर रही है। मोदी बोले कि हम सशस्त्र बलों की जरूरतों पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच जारी तनाव में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है। दोनों देशों में गलवान घाटी के आसपास LAC पर जिन 4 क्षेत्रों में तनातनी बनी है, वहां मौजूद सैन्य दस्तों में मामूली सी कमी आई है, लेकिन अभी भी दोनों देश मोर्चे पर लामबंद हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच भारत ने अब कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने शी जिनपिंग के नेतृत्व वाली चीनी सरकार के खिलाफ अब सैन्य और आर्थिक मोर्चे के बाद कूटनीतिक घेराबंदी शुरू की है। इसकी शुरुआत भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हांगकांग का मुद्दा उठाकर की है। हांगकांग में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर भारत ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 2036 तक पद पर बने रहने का प्रावधान करने वाले संविधान संशोधन पर देश के लगभग 78% मतदाताओं ने मुहर लगाई है। रूस के चुनाव अधिकारियों ने मतगणना पूरी होने के बाद ये जानकारी दी। वो 2 दशक से रूस पर शासन कर रहे हैं और 67 वर्षीय पुतिन का कार्यकाल 2024 में समाप्त होने वाला था।
अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा क्षेत्र को आतंकी संगठनों के लिए सुरक्षित ठिकाना बताया है। वहीं अफगानिस्तान की ऐसी हालात में शांति प्रक्रिया में मदद करने के लिए भारत की सराहना की है। इससे पहले अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया था कि पाक में पनप रहे आतंकियों पर नकेल कसने में पाक नाकाम है। श्रीनगर के मलबाग में गुरुवार रात हुई मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। इस दौरान सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हुआ और एक जवान जख्मी। कश्मीर विश्वविद्यालय के पीछे के क्षेत्र में हुई मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए अजीत विजय कुमार ने बताया कि आतंकी के 1-2 साथी आसपास छिपे हो सकते हैं, जिनके भाग निकलने के रास्ते बंद कर दिए गए और सर्च अभियान चलाया गया। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं की संख्या सैकड़ों में थी। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प भी हुई। मुंबई में गुरुवार से हो रही बारिश से कई इलाकों में पानी घुस आया है। सबसे बुरा हाल निचले इलाकों का है। हालांकि मुंबई में मानसून का आगमन जून महीने में हो गया था, लेकिन अब तक ऐसी बारिश नहीं हुई थी। यानी पहली बारिश में ही मुंबई की सांस फूलने लगी है और बीएमसी के दावों की पोल खोलने लगी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर तैयारियां तेज हुई हैं। आर्किटेक्ट आशीष सोनपुरा मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। आर्किटेक्ट आशीष सोनपुरा ने श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला का निरीक्षण किया। मंदिर निर्माण के लिए कार्यशाला में चल रहे पत्थरों की साफ सफाई का निरीक्षण किया। चंपत राय ने कहा कि अयोध्या में 18 जुलाई को ट्रस्ट की अगली बैठक होगी। इधर देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 6,25,544 हो चुकी है। देश में कोरोना संक्रमण से 3,79,891 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि कोरोना संक्रमण से 18,213 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमण के 2,27,439 केस एक्टिव हैं। 24 घंटे में कोरोना के 20,903 नए मामले सामने आए और 369 लोगों की मौत हुई। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 982 नए केस सामने आए हैं। सुबह में कोरोना के 7,451 केस एक्टिव हैं। वहीं इलाज के बाद अब तक 17,597 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक उत्तर प्रदेश में 749 लोगों की मौत हुई है। गाजियाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 140 नए केस सामने आए। एक दिन में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई है। गाजियाबाद में कोरोना के कुल 1,937 केस हैं। कोरोना के 833 मरीज ठीक होकर घर लौटे। कोरोना से अब तक 59 मरीजों की मौत हुई। कोरोना पर दुनिया के लिए सबसे अच्छी खबर सामने आई है। 15 अगस्त को पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च हो सकती है। भारत बायोटेक के साथ आईसीएमआर की तैयारी पूरी हो चुकी है। बरेली के सीबीगंज थाने में तैनात 12 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें 4 दारोगा 8 पुलिस कांस्टेबल शामिल हैं। फिलहाल इस घटना से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मचा है। जानकारी के मुताबिक आदेश के बाद सीबीगंज थाने को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। अनलॉक 2 में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए नियम तोड़ने वालों को फर्रुखाबाद में अस्थायी जेल में रखा जाएगा। प्रशासन कंटेनमेंट जोन में खास सख्ती बरतने के मूड में है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। प्रशासन 5 से 15 जुलाई तक घर घर सर्विलांस का काम कर रहा है। बदायूं जिले में कोरोना के 12 और नए संक्रमित मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। जिले में कोरोना केस की संख्या 153 पहुंची है, जिसमें कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 53 है। कोरोना संक्रमित मरीजों को इलाज के लिए कोविड-19 अस्पताल में भर्ती किया गया। मिर्जापुर के राजकीय जिला पुस्तकालय में कोरोना के चलते लोग अब पढ़ने नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन किताबें फोन से मंगाकर या खुद आकर घर ले जाकर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर पढ़ रहे पाठकों और काम कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना काल में किताबों की डिमांड बढ़ी है। पुस्तकालय में लगभग 21,000 से ज़्यादा किताबें हैं। विकासनगर में तमाम इलाकों में पैदा होने वाली आम की फसल भी इस बार कोरोना संक्रमण के चलते प्रभावित हुई है, जिसका सीधा असर अब बागवानी करने वालों पर पड़ रहा है, जिसके लिए
आम का स्वाद इस बार फीका साबित हुआ। दशहरी और लंगड़े आम की फसल बेहद खास मानी जाती है, लेकिन इस बार यहाँ के रसीले आम पर कोरोना का साया साफ तौर पर देखा जा रहा है। रुद्रप्रयाग जिले के विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हरेला पर्व की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी वंदना ने कहा कि पौधों को लगाना मात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि पौधे सुनियोजित तरीके से लगाए जाएं, जिससे 100% पौधे लगे रहें। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने शहर के गांधी चौक और पिक्चर पैलेस के समीप शहर में 900 गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राशन दिया है। इस मौके पर विधायक गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी शहर की आजीविका पर्यटन पर आधारित है और कोरोना संक्रमण के चलते स्थानीय लोगों की आजीविका पर असर पड़ा है, इसलिए गरीब और जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए हर संभव कोशिश हो रही है। नैनीताल में आशा वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। आशा वर्कर्स ने सरकार पर कोविड-19 के दौरान उचित सुविधाएं न देने और शोषण करने का आरोप लगाया है। बिना मानदेय के उत्तराखंड सरकार ने कोरोना महामारी और लॉकडाउन में भी सारे काम आशा वर्कर्स से कराए, लेकिन इसके बावजूद जो उन्हें मेहनताना मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। चारधाम यात्रा में प्रदेशवासियों के लिए अब इस यात्रा को खोला गया है। ऐसे में केदारनाथ में मोदी ध्यान गुफा की तर्ज पर सरकार कुछ और गुफाओं को बनाने में जुटी है। अब तक केदारनाथ में ध्यान के लिए 2 गुफाओं को बनाया गया था, लेकिन अब सरकार के निर्देश पर केदारनाथ में 3 और ध्यान गुफाएं बन रही हैं। नोएडा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक सिक्योरिटी गार्ड दिन दहाड़े फल विक्रेता को उसने गोली मारी। दरअसल सिक्योरिटी गार्ड अपनी नाइट ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था। इसी दौरान उसने रास्ते में एक फल विक्रेता से कुछ फल खरीदने के दौरान उससे कहासुनी हुई, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने फल विक्रेता को गोली मार दी। बीएसपी के पूर्व विधायक राजूपाल हत्या का मुख्य आरोपी अतीक अहमद का भाई अशरफ पुलिस ने गिरफ्तार इससे किया है। खालिद अजीम उर्फ अशरफ पर पुलिस ने 1 लाख रुपयों का इनाम घोषित किया था। राजधानी लखनऊ के यूसुफनगर गांव से पुलिस टीम पर हमले की खबर सामने आई है। दरअसल अवैध निर्माण को हटाने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने भी करारा जवाब दिया, उन पर लाठीचार्ज किया, जिसके बाद ग्रामीण वहां से भाग निकले। चंदौली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हुआ, वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद इलाके में सनसनी का माहौल है। वहीं परिवार की एक महिला गंभीर रूप से घायल है। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना इलाके में आज 9 साल की बच्ची और उसके पिता की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पिता और बच्ची के शव घर से बरामद हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस इसे पारिवारिक रंजिश से जोड़कर देख रही है। हालांकि अभी तक दोनों की हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई। खटीमा में सितारगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बता दें कि सितारगंज कोतवाली इलाके में 26 जून को सूखी नदी के किनारे पुलिस को पत्थर से कुचली हुई एक अज्ञात लाश मिली थी, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, जेल भेजा। उत्तराखंड में एनआईटी के लिए केंद्र सरकार ने 950 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ऐसे में जहां सरकार इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है, वहीं पिछले 11 सालों से एनआईटी के कैंपस को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे, उसको लेकर भी अब काफी हद तक संशय खत्म हो रहा है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के अनुसार ये उन लोगों के सवालों को सीधे तौर पर जवाब देता है जो लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। ऋषिकेश में शराब के अवैध कारोबार में महिलाएं भी उतर आई हैं। पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में 4 महिलाओं और एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 7 पेटी अंग्रेजी शराब और देशी शराब के पुए बरामद हुए हैं। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल होने वाली 2 स्कूटी भी सीज की है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। काशीपुर में पिछले 4 दिनों से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता युवक की लाश गांव के ही नाले में मिली है, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मचा है। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है।
रुड़की में दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को अपनी चपेट में लिया है, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर ने ट्रक छोड़कर वो मौके से फरार हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही ट्रक को भी अपने कब्जे में पुलिस ने लिया है। चित्रकूट में दरिंदों ने पहले तो नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया, उसके बाद उसे सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि 2 युवकों ने बलात्कार किया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज किया है और मामले की छानबीन शुरू की है। कौशाम्बी के बेला गांव में एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला। विवाहिता की 8 महीने पहले ही शादी हुई थी। सूचना के बाद मौके पर मायके वाले ने दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना के बाद से ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हैं। वहीं मायके वालों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जाने से रोका। मुजफ्फरनगर में खेल में बच्चों के बीच हुए झगड़े ने खूनी संघर्ष का रुख लिया है। एक ही समुदाय के 2 पक्षों में झड़प हुई है। एक तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई तो वहीं दूसरी तरफ से जमकर पथराव हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस दलबल के साथ। हाथरस में वैन और लोडर में टक्कर हो गई। टक्कर होने की वजह से वैन में आग लगी। आग लगने से 3 लोग जिंदा जल गए। वहीं 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुलंदशहर में रोडवेज बस ने दादा और पोते को रौंद दिया। हादसे के बाद पोते की मौत हो गई, जबकि दादा की हालत गंभीर है। हादसे के बाद बस ड्राइवर फरार। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। बदायूं में 11,000 वोल्टेज की लाइन टूटकर 3 लोगों के ऊपर आ गई, जिसके बाद एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायलों को इलाज के लिए। परिजनों का कहना है कि विद्युत विभाग की लापरवाही से लाइनें ठीक नहीं हो पाती, जिस वजह से हादसे हो रहे हैं। बाराबंकी में डग्गामार बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा पलटी। बस में सवार 12 यात्री घायल हुए, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। बस में 40 यात्री सवार थे। बस संत कबीरनगर से लखनऊ जा रही थी। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस थानों के विवाद में उलझी।